आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इनफर्टिलिटी फेलियर के बारे में, रिपीटेड फेलियर के बारे में आज बात हो रही है। डॉक्टर शोभा गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, जानना चाहेंगे आपसे, ब्रेक में जाने से पहले यकीनन आपने काफ़ी सारी वजह बता दी कि आखिर क्या वजह होती है रिपीटेड फेलियर होने के, लेकिन उन वजहों का पता कैसे चलता है? क्या जब ट्रीटमेंट होती है तो सेगमेंट वाइज उनके टेस्ट किए जाते हैं? ज़रूर, जब भी कोई निसंतान दंपति एक अच्छे सेंटर में जाता है तो उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। और ये सबसे अच्छी बात होगी कि उनके जो टेस्ट हैं वो इनिशियल स्टेज पे ही कर लिए जाएं। कुछ टेस्ट इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनके बिना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड के स्पर्म्स नॉर्मल हैं और वीमेन का जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट करना ना भूलें कोई भी, क्योंकि ट्यूबल पेटेंसी के बिना कई बार ट्यूब्स बंद होती हैं और अगर आप उनमें IUI की साइकिल्स देते जा रहे हैं तो उसका सक्सेस आएगा ही नहीं। तो ट्यूबल पेटेंसी देखना ना भूलें और ट्यूबल पेटेंसी पेशेंट चेक कराने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये एक कारण हो सकता है। तो अदरवाइज़ क्या होता है कि पेशेंट इतना ट्रीटमेंट लेके हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसको क्योंकि उसका कारण इनिशियली ही नहीं पता लगाया गया, उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट मिल गया, तो कई बार मरीज़ बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। इस निराशा से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि पहले ही पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट मोडालिटी हमें चलाना है, IVF चलाना है कि IUI चलाना है, ट्यूब बंद है, खुली है, कोई इस ट्रीटमेंट का कोई फेलियर का कोई कारण तो नहीं है। तो बेहतर होता है कि कोई टेक्निकल और मेडिकल वजह से उसका फेलियर ना हो, बाकी जो सक्सेस रेट है उतना उसको अपॉर्चुनिटी मिले। जी, पहले डायग्नोस कर लिया जाए कि आखिर कमी क्या है, फिर उसके बाद उस पर उपचार किया जाए। हाँ, फिर उसके बाद उस पर उपचार किया जाए तो जो मरीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल होता है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट के चांस थोड़ा इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बार बार वो ट्रीटमेंट फेल हो रही है तो आप उस हताशा से बच जाते हैं। और वो अगर ट्रीटमेंट आपने ली है और उसका जो खर्चा हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, वो सब वेस्ट होने से बच जाता है। जी, तो इस फेलियर को लेकर के क्या मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको सारे फीमेल्स में कारण बताए, इसके एक कारण फीमेल्स में ये भी होता है कि कोई इन्फेक्शन हो उनको। इन्फेक्शन के बारे जैसे बहुत सारे इंडिया में जो है ट्यूबरक्लोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा, यूट्राइन ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसको डायग्नोस कर लिया जाए कि TB तो नहीं है और उसके बाद उसका इलाज करने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो उसमें इलाज की जो संभावना होती है सक्सेस की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। पुरुषों में भी इसके कारण होते हैं। अगर शुक्राणुओं का मतलब जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर स्पर्म काउंट्स बहुत कम है और वो ICSI या IVF की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और रिपीटेड फेलियर है, तो बेहतर होता है कि दोनों दंपतियों को चेक किया जाए कि फेलियर किस कारण हो रहा है। तो पुरुषों में भी कई बार क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं उसके जो DNA है वो प्रॉपर नहीं होता, DNA की फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं और एज के साथ साथ भी फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है महिला की या पुरुष की, तो क्वालिटी जो है वो उतनी नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जी, सामान्यतः अगर बात की जाए इस तरीके के रिपीटेड फेलियर की, तो किस तरीके से ये चीज़ें सामने आती हैं? वैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आप एक अच्छे सेंटर पे नहीं पहुंचे और आपका इलाज ही प्रॉपर नहीं हुआ और आपकी डायग्नोसिस नहीं बनी, तो वो एक कारण है। और इंडिया में सबसे ज़रूरी कारण या महत्वपूर्ण कारण हम इसी को लेंगे कि मरीज़ एक अच्छे सेंटर में ही नहीं पहुंच पाता है और वो कभी आयुर्वेदिक इलाज ले रहा है, कभी कुछ इलाज ले रहा है, छोटा मोटा, मतलब पैसा तो खर्च कर रहा है एक दरवाजे से दूसरे, एक प्रॉपर वे नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में उसने ना डायग्नोसिस बनाई है कि कहाँ पे हमें फोकस करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। एक ये कारण ये एक दूसरा मरीज़ की कैटेगरी होती है कि वो एक प्रॉपर सेंटर में पहुंचा है, उसने एक प्रॉपर इलाज लिया है, लेकिन बाई चांस की बात है कि उसको रिपीटेड फेलियर हो रहा है, तो उसमें उसका क्यों फेलियर हो रहा है उसके कारण का ढूंढना ज़रूरी है कि हार्मोनल संतुलन ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो उस केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं कि अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रेगनेंसी को हिंडर कर रही हो, और ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इनका पता लगाया। डॉक्टर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी अगर कर ली गई है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, लाइक अगर थोड़ा समय हो गया, 6 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की भी प्रॉब्लम आती है कई बार, उसमें क्या बातें
होती हैं? बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि रिपीटेड प्रेगनेंसी फेलियर, प्रेगनेंसी लॉस होता है। तो ये भी 2 कैटेगरीज़ में आते हैं। एक तो जो कि नॉर्मल ही प्रेगनेंसी अचीव करते हैं, जिनको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उनको रिपीटेड अबॉर्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इसको वो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें अगर पहले 3 महीनों में अबॉर्शन हो रहा है, बाद के 3 से 6 महीनों में अबॉर्शन हो रहा है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। उसके हिसाब से उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर पहले 3 महीनों में पेशेंट को अबॉर्शन बार बार हो रहा है, तो सबसे कॉमन तो होता है कि बच्चे को में कोई कंजेनिटल एनॉमली हो, 1 या 2 अबॉर्शन हो गए, तो उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है। उसके बाद भी अगर रिपीटेड अबॉर्शंस हो रहे हैं तो कुछ इन्फेक्शन हो सकती है, जिसमें कि हम एक प्रोफाइल होती है पेशेंट की चेक करते हैं, या फिर कोई एंटीबॉडीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकती है पेशेंट को, या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, या प्रेगनेंसी का सपोर्ट उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा है पहले 3 महीने में। ये बेसिक कारण होते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी की जो कैविटी है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड है, कोई सेप्टम है, या कोई पॉलिप है, तो प्रेगनेंसी तो अचीव कर ली लेकिन अबॉर्शन उस कारण हो सकता है। या फिर जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो मुंह है वो छोटा है, तो उस केस में क्या होता है कि लेट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होते हैं। 6ठे महीने 7वें महीने में अर्ली डिलीवरी हो जाती है और बच्चा नहीं बचा पाते, तो उनके कारण ढूंढे जाते हैं। जिस स्थिति में पेशेंट आता है, जैसी वो हिस्ट्री देता है अपनी, उसके हिसाब से ही फोकस करके उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एज फैक्टर की अगर बात करें तो वो कितना अहमियत रखता है इसमें? एज फैक्टर पूरी ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितनी जल्दी निसंतान दंपति अपना इलाज कराता है, उतना ही ज़्यादा उसको सक्सेस मिलता है, और उतनी ही जल्दी अगर उसको प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो सक्सेस का चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो क्षमता है एक अंडे की और एक शुक्राणु की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप एक प्रॉपर सेंटर ढूंढें, जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं और एक अच्छी राइट एज पे अपना इलाज कराएं। अगर आप 30 साल से कम आयु के हैं तो आप शादी के 1-1.5 साल तक वेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस करा लें, और उसके बाद एक प्रॉपर सेंटर चूज़ करके वहीं पे आप अपना इलाज शुरू कराएं। अगर आपकी शादी लेट हुई है, आप 30-35 की कदार में हैं, तो आप शादी के 6 महीने में अगर आप बच्चा प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाते हैं, तो विदिन 6 मंथ्स के बाद ही आपको इलाज कराना शुरू करवाते हैं। बिल्कुल। तो एज फैक्टर के ऊपर भी हम डॉक्टर शोभा गुप्ता आगे बात करेंगे, लेकिन दर्शकों क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस आते हैं।